मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स अगेन। अभी तक हम लोग एक कंपेयर से चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म मैटर समझते चले आ रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं जो कंपेयर से हमको रिजल्ट मिले थे जो है, क्या वो साइंटिफिक सही हैं, लॉजिक से सही हैं, कॉन्सेप्ट से सही हैं, फिजिक्स के। ठीक है, हम लोग उसको चेक करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट डायामैग्नेटिक मटेरियल। किसके अबाउट? अबाउट डाया मैग्नेटिक मटेरियल। अबाउट डायामैग्नेटिक मटेरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल याद है हम किससे कंपेयर किए थे? डायामैग्नेटिक मटेरियल वो स्टूडेंट है जो घर से डांट मार के स्कूल भेजा गया है, अब गुस्से में आया है, डिसाइड करके आया है, भेज तो दिए हैं, आप पढ़ा नहीं सकते हैं, हम टीचर के फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होंगे। ठीक है, तो आप जरा देखें, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या सही में ऐसा होता है। तो पहली बात तो डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होंगे जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जरा देखें, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि उसमें एक का स्पिन जो है यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। इसका मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे घूम रहा है तो करंट जो है इलेक्ट्रॉन के घूमने के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जैसा कि दिखाया गया। मैग्नेटिक डाइपोल, हर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग लूप बना रहा है, और हर करंट कैरिंग लूप जो है नॉर्थ और साउथ पोल दोनों बनाता है। जैसे सपोज करें कि यहीं पर आप जरा देखें, करंट जो है ऐसे चल रही है, तो करंट यदि ऐसे चल रही है तो आपकी तरफ से साउथ पोल है और मेरी तरफ से नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये करंट कैरिंग लूप जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों जनरेट कर रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट कर रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कर रही है, और जिसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। इसका मतलब यहां इनवर्ड हो जाएगा मामला किसका? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का। फिर से ध्यान दें, आप ये जानते हैं करंट यदि क्लॉकवाइज है, करंट यदि क्लॉकवाइज है तो वो आपका साउथ पोल होता है, और करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आपका नॉर्थ पोल होता है। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। आप ये भी जानते हैं, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। ठीक है, अब जरा देखें, यदि करंट ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो आपकी तरफ से ये साउथ पोल है और पीछे कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इसका मतलब इनवर्ड। और यहां पर देखा जाए तो करंट ऐसे चल रही है आपकी, तो आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स नॉर्थ पोल, और मेरी तरफ से साउथ पोल क्लॉकवाइज होने के कारण। तो साउथ आपकी तरफ से नॉर्थ पोल है और पीछे क्या है? साउथ पोल है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल जो है क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, इसका मतलब बाहर की ओर हो गया। क्या हो गया? बाहर की ओर हो गया। अब जरा देखें, आप एक तरीके से और देख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रैप करें, थंब क्या बताएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो कि अंदर की ओर बता रहा है। अब करंट की डायरेक्शन में फिंगर फिर रैप किए राइट हैंड की, और थंब बाहर की ओर गया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बाहर की ओर गया। ठीक है, जितनी करंट इसमें है उतनी करंट इसमें है, इसका मतलब जितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड यहां होगा उतना ही यहां होगा, लेकिन एक अंदर की ओर है, एक किधर है? बाहर की ओर है। तो दोनों का नेट क्या आएगा? जीरो आएगा। दोनों का नेट क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होंगे जो यदि फील्ड के बाहर हैं तो उनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? उनका जीरो होगा। या उनका मैग्नेटाइजेशन, मतलब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मींस मैग्नेटाइजेशन
वो भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो फिर से जरा देखें, डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होंगे जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक की स्पिन यदि एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे की क्लॉकवाइज होगी। एक का डाइपोल मूवमेंट यदि अंदर बन रहा है तो दूसरे का किधर बनेगा, बाहर बनेगा, मतलब दोनों अपोजिट होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो नेट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होंगे जिनका मैग्नेटाइजेशन या नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यदि फील्ड के बाहर हैं और 0 रहे तो वो आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं। ठीक है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जरा देखें, क्या डायमैग्नेटिक मटेरियल कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है, नहीं। कोई पर्टिकुलर मटेरियल है, नहीं। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, नहीं। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चांसेस कहाँ है, आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि वही हो सकता है कि पार्शियल फिल हो, हाफ फिल हो या फुल फिल हो। लेकिन जो इनर मोस्ट ऑर्बिट्स होंगी वो सबकी सब फिल होंगी, और सबके सब फिल होंगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहां पेयर्ड होंगे। इसका मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर एलिमेंट में होंगे। इसका मतलब डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी हर एलिमेंट में होगी। कौन नहीं चाहता है कि ना पढ़ना पड़े और सारा काम हो जाए? ये टेंडेंसी तो सब में होती है। क्यों? क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी सब में होती है। अब हम लोग ये देखते हैं फील्ड में जाने पर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, स्ट्रांगली या वीकली, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी, हम लोग जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर किए थे स्टूडेंट से। किससे कंपेयर किए थे? स्टूडेंट से। और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर किए थे टीचर से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे कंपेयर किए थे? टीचर से। यदि स्टूडेंट टीचर की फील्ड की डायरेक्शन में है तो स्टेबल होगा, ठीक है। और यदि स्टूडेंट टीचर की फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अनस्टेबल होगा। लेकिन दोनों स्थितियों में इक्विलिब्रियम होगा। दोनों स्थितियों में क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। हाँ, जब टीचर की बात को मानेगा स्टूडेंट अपनी लाइफ में हमेशा, तो वो स्टेबल जरूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और यहां पर जो टीचर की फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब वो अनस्टेबल होगा। तो पहला प्रयास इक्विलिब्रियम में होने का होगा, और यदि पॉसिबल होगा तो अगला प्रयास स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने का होगा। ठीक है, हर कोई पहले इक्विलिब्रियम होना चाहता है, जैसा है वैसा तो बने रहना चाहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम होना चाहता है, फिर वो प्रयास करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम का फिर वो प्रयास करता है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फील्ड की डायरेक्शन में होना पड़ेगा या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फील्ड की डायरेक्शन में ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपके ये डाइपोल्स जो है, जैसे ये दो पेन दिख रही है, एक ब्लैक कलर की है, एक किस कलर की है? व्हाइट कलर की है, और जिधर इसकी निप है उसी को हम डाइपोल की डायरेक्शन मान रहे हैं। तो पहली बात तो यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके डाइपोल्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसा कि अभी प्रीवियस हम लोग डिस्कस किए। लेकिन जब फील्ड के बाहर हैं वो, तो ऐसे भी रह सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं, वो ऐसे भी रह सकते हैं। उनका नेट क्या आएगा? 0 रहेगा यदि फील्ड के बाहर हैं। ठीक है, अब वो किसी भी ओरिएंटेशन में रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही फील्ड में आएंगे डाइपोल्स, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी फील्ड में आते ही। फील्ड में जब आएंगे तब डाइपोल यदि ऐसे है तो ऐसे नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और ये रोटेट करने लगेगा ऐसे, ऐसे रोटेट करके ये इस तरह हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही फील्ड में आएंगे वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इसका मतलब ये ऐसे या ऐसे
या ऐसे, ठीक है, ये बाहर रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही फील्ड में आएंगे तो उन्हें फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना पड़ेगा, फील्ड की डायरेक्शन में उन्हें अलाइन होना पड़ेगा। ठीक, तो अब जरा देखें, यहां जो फील्ड है हम लोग क्रॉस से शो कर रहे हैं, किससे शो कर रहे हैं, क्रॉस से। यहां आपका प्लस जेडी है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब फील्ड के बाहर थे, फील्ड के बाहर थे, तो एक का डाइपोल मोमेंट अंदर की ओर यदि था तो दूसरे का डाइपोल मोमेंट बाहर की ओर था, और जितना अंदर उतना ही बाहर, इसका मतलब नेट क्या हो गया था, जीरो था। तो नेट मैग्नेटाइजेशन या नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक एटम इज जीरो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब इनको फील्ड में, अब फील्ड के बाहर वो कैसे भी रह सकते थे, वो ऐसे भी रह सकते थे, ऐसे भी रह सकते थे, ऐसे भी रह सकते थे, लेकिन हमने अभी अभी बात की है जैसे ये फील्ड में आएंगे ये कंपेल किए जाएंगे फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने के लिए या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ठीक है, तो अब जब ये यहां आएंगे, फील्ड के अंदर आएंगे, तो या तो डाइपोल मूवमेंट जो है, या तो डाइपोल मूवमेंट फील्ड की डायरेक्शन में होगा, या डाइपोल मूवमेंट जो है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डाइपोल मूवमेंट या इनवर्ड होगा, दैट मींस जो डायरेक्शन है किसकी, फील्ड की, या डाइपोल मूवमेंट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसा कि अभी पीछे दिखाए थे, उनको अलाइन होकर फील्ड की डायरेक्शन में होना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में तो होंगे, डायरेक्शन में है तब भी इक्विलिब्रियम में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तब भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब डायरेक्शन में होंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एंटी स्पिन है, एंटी स्पिन है। इसका मतलब एक यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया तो दूसरे को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट स्पिन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो एक का क्लॉकवाइज स्पिन है। ठीक है, अब फील्ड यहां अंदर की ओर है यदि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो करंट आपको ऐसे मिल रही है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है करंट के अपोजिट। और यहां डाइपोल मूवमेंट यदि बाहर की ओर है तो करंट जो है वो ऐसे है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है करंट के अपोजिट। अब जरा ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज है, चार्ज कहां मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मूविंग चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और ये चार्ज की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि जो आपका फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, और जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। ठीक है, तो आप जरा देखें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर थी और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था, तो फोर्स आपको लगा रेडियली आउटवर्ड। किधर लगा फोर्स, ये रेडियली आउटवर्ड। लेकिन ये रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए है, लगा रहे हैं आप निगेटिव के लिए। इसका मतलब रिजल्ट को आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा, और रिजल्ट को जब आप इन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट इन्वर्ट करने पे क्या होगा, जो रेडियली आउटवर्ड था उसे आपको रेडियली इनवर्ड कहना पड़ेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की ओर लगने लगा, और वो सेंटीपिटल फोर्स
जो कि होता है F इज इक्वल टू mv²/r, उसका सपोर्ट करने लगा। क्या करने लगा? सेंटीपिटल फोर्स का सपोर्ट करने लगा। इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है और वो इस तरफ चल रहा है। फिर से आप रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मूवमेंट की डायरेक्शन, फोर्स चलाया रेडियली इनवर्ड, इसका मतलब सेंटर की ओर। लेकिन ये रूल आप किसके लिए लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। ये रूल है किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसका मतलब रिजल्ट इनवर्ट करना पड़ेगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है आपका वो हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड, और जो कि सेंटीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की ओर लगता है उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। और अपोज करने का मतलब है कि सेंटीपिटल फोर्स जिसका फार्मूला होता है F इक्वल टू mv²/r, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि अपोज हो रहा है। क्या हो रहा है? अपोज हो रहा है। ठीक है, अब जरा आप देखें, अब जो है आप ये जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं उनके मास में कोई चेंज नहीं आ सकता है क्योंकि मास तो हमेशा कंजर्व रहता है। अब बची बात रेडियस की। ये रेडियस क्या है? इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं तो उनका जो रूट है वो सर्कुलर होगा और उसका जो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का वही r है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब r में चेंज नहीं आ सकता है। इस पेन के रोटेशन का, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन का r तभी बदल सकता है जब जो है ये पेन कभी मोटी हो जाए और कभी पतली हो जाए, तभी रेडियस ज़्यादा और कम हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसका मतलब रेडियस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ऐसे, इस वाले रिवॉल्यूशन की बात हो रही होती, तब तो रेडियस ज़्यादा भी हो सकता था और कम भी हो सकता था, ज़्यादा भी और कम भी हो सकता था। लेकिन वो अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन की बात हो रही है यहाँ पर, इसका मतलब r पर भी चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों कांस्टेंट को हटा दिया जाए तो फोर्स का डिपेंडेंस वेलोसिटी पे चला गया। अब आप कह रहे हैं सेंटीपिटल फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी को पक्का बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी आ गई है, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये स्पीड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीड अप हो जाएगा। ठीक, अब जरा यहां देखें, यहां पर भी r और m कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट रिमूव करेंगे तो इन दोनों में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आ जाएगा। अब फोर्स यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला पढ़े थे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, EVR/2। EVR/2। E पर कोई प्रभाव नहीं, R पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन V यदि बढ़ेगा तो m बढ़ेगा, V कम होगा तो m कम होगा। यहाँ V कम हो रहा था इसलिए यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और यहाँ V बढ़ रहा था इसलिए यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? यहाँ बढ़ जाएगा। अब जरा देखें, अभी दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर थे और अपोजिट डायरेक्शन में थे जिससे उनका नेट जीरो आ रहा था। लेकिन अब आपने देखा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था वो कम हो गया, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था वो ज्यादा हो गया। अब दोनों कैंसिल नहीं होंगे पहली बात तो। अब बड़े में छोटा सब्सट्रैक्ट करेंगे, अब बड़ा अपोजिट वाला है, इसका मतलब रिजल्टेंट अपोजिट वाला आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ट्वाइस ऑफ डेल्टा एम जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, और इससे वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जा रहा है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होगा। कैसा होगा? वीकली मैग्नेटाइज होगा। ठीक, लेकिन
बहुत सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और सब थोड़ा थोड़ा अपोजिट मैग्नेटाइज हो रहे हैं, तो सब मिल के जो है एक ज्यादा मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर सकते हैं, जो परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये समझ गए होंगे। अब आप इसको रिपीट कर करके देख सकते हैं, तो इसलिए हमको यहाँ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी की बात करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल, आप अपने एनसीईआरटी का डायमैग्नेटिक मटेरियल जहां हेडिंग लिखी है वो वाला पेज ओपन करेंगे और उस पेज को मेरे साथ आप रीड कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि वो सारी चीजें जो आप जानते हैं यहाँ डिस्कस है। ठीक है, यहाँ आपको पेज वाइट दिख रहा है, क्यों? कि जो हम पेज को विजिबल कर रहे हैं तो हम इनविजिबल हो जा रहे हैं, और हम विजिबल हो रहे हैं तो पेज इनविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए पेज ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक, लेकिन हमें दिख रहा है, हम उन लाइंस को पढ़ रहे हैं। अब आप पढ़ते समय एनसीईआरटी बुक खोल के रख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक को हमारे टीचर जो है भगवत गीता कहते थे। ठीक है, या आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं वो धर्म ग्रंथ आप मान सकते हैं। एनसीईआरटी बुक बेस्ट बुक होती है, लेकिन इसको समझने के लिए स्टेमिना चाहिए और समझाने के लिए भी स्टेमिना चाहिए। यहां लिखा है डायमैग्नेटिज्म, हेडिंग है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच have tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field. In other words, unlike the way a magnet attracts metals like iron, it would repel diamagnetic substances. ये आपकी जो लाइन है इसको हम आपको समझा रहे हैं। जैसे बेटा कोई मैग्नेट है, आप जानते हैं इसके पास फील्ड ज्यादा होगी और दूर फील्ड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फील्ड का जो रिलेशन था वो ऐसे रिलेट था। ऐसे रिलेट था। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो रिलेशन था वो ऐसे रिलेट था आपका। इसका मतलब आर कम होगा तो फील्ड का ज्यादा होगी, और आर ज्यादा होगा तो फील्ड क्या होगी, कम होगी। और हमने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को टीचर से कंपेयर कर रखा होता है। और टीचर हमेशा कहाँ खड़ा होता है क्लासरूम में? बोर्ड के पास खड़ा होता है। कहाँ खड़ा होता है? बोर्ड के पास। डायमैग्नेटिक मटेरियल जिन बच्चों की टेंडेंसी पढ़ने की नहीं है वो बोर्ड के सामने वाली सीट पर बैठते हैं या पीछे वाली सीट पर बैठते हैं? वो बोर्ड के पीछे वाली सीट पर बैठते हैं। ठीक है, इसका मतलब उनकी टेंडेंसी है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करने की। अब मैग्नेट के पास आप जा रहे हैं तो आप अट्रैक्शन बोल सकते हैं, अब मैग्नेट से दूर जा रहे हैं तो आप रिपल्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपल्सन। यदि वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब पीछे वाले सीट पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि टीचर से अट्रैक्शन नहीं, रिपल्सन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? रिपल्सन शो कर रहा है। आई बात समझ में? अब आप जरा देखें यहाँ क्या बोला जा रहा है। डायमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। जिन बच्चों को हम डायमैग्नेटिक मटेरियल से कंपेयर किए हैं वो पीछे की सीट पर बैठना चाहते हैं। इसका मतलब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर जा रहे हैं, वो वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स, unlike the way a magnet attracts metals like iron, it would repel a diamagnetic substances. तो इसे हम रिपल्सन बोलेंगे क्योंकि आप मैग्नेट से दूर जा रहे हैं। रिपल्सन बोलेंगे, मैग्नेट की ओर आ रहे होते तो अट्रैक्शन बोलते। ये आपकी फर्स्ट 3 लाइन हो गई। क्या हो गई? फर्स्ट 3 लाइन हो गई। इतना समझ गए आप? अब हम जो है ये पहली 3 लाइन हम लोग समझ गए। अब आगे कह रहा है कि जैसे कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बहुत सारी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कंपेयर कहते हैं
करते हैं टीचर की कही हुई बातों से, टीचर की कही हुई बातों से। और यदि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वहां कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल का बार रख देंगे, सैंपल रख देंगे, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के बाहर से जाने लगेंगी। इसका मतलब एक्सपेल्ड हो जाएंगी, मतलब फूल जाएंगी, या आप ये कहेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल टीचर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, रिपेल कर देता है, अपने माइंड से जाने नहीं देता है। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये डायग्राम होगा, और ये डायग्राम यहाँ आपका जहाँ डायमैग्नेटिज्म हेडिंग पड़ी है वहाँ ए लिखा है और उसमें ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहे हैं 5.12 shows a bar of diamagnetic material placed in external magnetic field. The magnetic field lines are repelled or expelled. The magnetic field lines are repelled or expelled. Expelled मतलब होता है फूल जाना, repelled or expelled, and the field inside the material is reduced in most cases as is evident, जैसा कि प्रमाण है from the table 5.5, 5.2, 5.2 आप टेबल देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम द टेबल 5.2 दिस रिडक्शन इज स्लाइट, स्लाइट मतलब बहुत थोड़ा है। ठीक है, बीइंग 1 पार्ट इन 10⁵, मतलब 1 लाख में केवल एक रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन जो है 1 लाख में केवल एक कम हो रहा है। ठीक है, दिस रिडक्शन इज वेरी स्लाइट, 1 इन बीइंग 1 पार्ट इन 10⁵, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड, मतलब स्ट्रांग फील्ड से लो, मतलब कि मैग्नेट से दूर, मतलब कि रिपल्सन, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि बच्चा टीचर से दूर मतलब पीछे वाले सीट पे बैठता है, इसका मतलब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाता है, या रिपल्सन शो करता है अट्रैक्शन में, वो लाइन बोली जा रही है यहाँ पे। और हम उस टेबल को देखते हैं। टेबल में आपका 5.2 ये टेबल है, एनसीईआरटी में आप ओपन कर सकते हैं, हमने कारण बता दिया है आपको। यदि अभी इस पेपर को विजिबल करेंगे तो हम इनविजिबल हो जाएंगे, दोनों साथ विजिबल हो ही नहीं रहे हैं, अच्छी खासी दुश्मनी है, क्या करें। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में बिस्मथ, कापर, डायमंड, गोल्ड, लेड, मरकरी, नाइट्रोजन एट एसटीपी, सिल्वर और सिलिकॉन गिवन है। इन सब के साई की जो वैल्यू है, साई मतलब साई इज द रेशियो ऑफ magnetization and magnetic intensity. Magnetization, that means concept of student, और यहां concept of teacher, concept of teacher। और जितनी भी साई की वैल्यू हैं सब में 10⁻⁻5 जरूर लिखा है। किसके लिए? डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। किसके लिए? डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और नेगेटिव साइन के साथ। अब जरा देखें डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन है। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो हैं जो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, और थोड़ा ही फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। अभी आप ट्वाइस ऑफ डेल्टा एम प्रूफ करके आ रहे हैं पीछे। अब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुए तो फील्ड इनवर्ड थी और नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आउटवर्ड जा रहा था, और वो डिफरेंस कितने का था? ट्वाइस ऑफ डेल्टा एम का, मतलब बहुत थोड़ा सा अपोजिट मैग्नेटाइज हुआ था। इसका मतलब जब कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल किसी एक्सटर्नल फील्ड में ले जाएंगे आप, तो वीकली मैग्नेटाइज होगा अपोजिट टू द फील्ड, अपोजिट टू द फील्ड। ठीक है, अब बेटा जरा देखें यहां पर हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि माइनस आएगा। तो बेटा ये पक्का ध्यान दें आप कि यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक को माइनस लिखना पड़ेगा और एक को आपको प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक, तो रिजल्ट माइनस तो आएगा ही, रिजल्ट माइनस तो आएगा ही। और 10⁻⁻5 आने का मतलब है कि नीचे वाला 10⁻5 होगा तो ऊपर वाला 1 होगा। ठीक है, तभी 10⁻⁻5 आएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटाइजेशन है वो 1 इन 10⁻5 है,
तभी 10⁻⁻⁵ आ रहा है। इसका मतलब बच्चा अपोजिट मैग्नेटाइज हो रहा है फील्ड के, लेकिन टीचर यदि 1,00,000 है तो बच्चा 1, इसका मतलब निग्लिजिबल वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वो वीकली रिपल्सन भी शो करता है जब एक्सटर्नल फील्ड में जाता है एग्जामिनर के पास, क्योंकि वीकली मैग्नेटाइज हुआ है, वीकली रिपल्सन। स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हुआ होता अपोजिट डायरेक्शन में तो स्ट्रांगली रिपल्सन शो करता। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। तो बिस्मथ, कापर, डायमंड, गोल्ड, लेड, मरकरी, नाइट्रोजन एट एसटीपी, सिल्वर, सिलिकॉन, ये सब बेटा आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल इसलिए हैं क्योंकि इन सब के लिए वैल्यू निगेटिव आ रही है। ठीक है, और 10⁻⁻⁵ आने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में 10⁻⁵ रहा होगा और न्यूमरेटर में 1 रहा होगा, तभी 10⁻⁻⁵ आएगा। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन जो है 1 आउट ऑफ 10⁻⁵ हो रहा है, और किधर माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये लाइन आप समझ गए। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका अब हम द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायमैग्नेटिक इज फॉलोज। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस possess ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप, जो कि हम लोग अभी स्टार्टिंग टॉपिक में डिस्कस किए थे कि हर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग लूप बनाता है, एंड thus possess ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्योंकि जब वो रिवॉल्व करेगा तो EV/2 फार्मूला आपको मिल गया था वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, EV/2, जहां E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, R क्या था रेडियस थी, और V क्या था स्पीड थी उसकी। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द वंस इन विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इन एन एटम इज 0। आपने देखा था कि यदि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है इलेक्ट्रॉन का और यहाँ क्लॉकवाइज स्पिन है, तो एक का डाइपोल मूवमेंट कहाँ गया था, एक का डाइपोल मूवमेंट अंदर गया था और एक का डाइपोल मूवमेंट कहाँ गया था, बाहर गया था। तो दोनों की डायरेक्शन पहली बात अपोजिट थी और मैग्नीट्यूड सेम था, तो दोनों का नेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जब आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो उनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। अब ये कह रहे हैं कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है तो दोज इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लो डाउन। इसका मतलब जो फील्ड की डायरेक्शन में होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा स्पीड अप हो जाएगा। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाला स्ट्रांग हो जाएगा और फील्ड की डायरेक्शन वाला वीक हो जाएगा, तो नेट जो है स्ट्रांग की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, इसका मतलब टीचर के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, इसका मतलब टीचर के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इतना तो हमारे ख्याल समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं। Some diamantic materials are bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen at STP, water and sodium chloride. Diamantic is present in all the substances. अब इस लाइन को जरा समझें। Diamantics are present in all the substances. एलिमेंट का क्राइटेरिया हटा दिया। इसका मतलब diamantic is the present in all the students. ये नहीं है कि ये डाया, ये पैरा, ये फेरो है। डाया, पैरा, फेरो इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्टूडेंट। एक ही स्टूडेंट कभी फेरो हो सकता है, कभी पैरा हो सकता है, कभी डाया हो सकता है, एक ही स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए खूब गर्मी पड़ने लगे, अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा भी थोड़ा उसका होता है सर आप छोड़ दें बहुत गर्मी पड़ रही, मतलब पैरा में कन्वर्ट हो गया। अब खूब गर्मी पड़ने लगे तो बुक रख देता है सर बंद कर दें अब नहीं पढ़ेंगे, अब वो डाया में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब एक ही स्टूडेंट कभी फेरो है, कभी पैरा है, कभी डाया है, कभी उसका पढ़ने का मन नहीं कहता है एकदम से वो डायमैग्नेटिक है, कभी होता है थोड़ा पढ़ लें पैरा है, कभी उसका मन होता है आज खूब पढ़ेंगे फेरो हो गया। इसका मतलब एक ही की प्रॉपर्टी है डाया, पैरा, फेरो। क्यों कह रहा है डायमैग्नेटिज्म हर सब्सटेंस में पाया जाता है, तो डायमैग्नेटिज्म कौन थे, जो पेयर्ड थे। अब बेटा पेयर्ड जब होंगे आप तो पढ़ाई उड़ाई अपने आप बंद हो जाती है, अब आप अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे।
ठीक है, क्योंकि जब आप पेयर्ड होते हैं ना, तो पेयर्ड में एक कहता है यार चलो पढ़ते हैं, एक कहता है चलो नहीं पढ़ते हैं। अब आपके अंदर भी टेंडेंसी ना पढ़ने वाली है तो उसको आप ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं। अब आप क्लास बंक करके बाहर निकल देते हैं, इधर उधर टहलने वहलने चले जाते हैं, मम्मी पापा से छुप छुपा के और टीचर से छुप छुपा के, अरे गजब का खेल करने शुरू कर देते हैं आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब कर डालते हैं, कैरियर डिस्टर्ब कर डालते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं साहब जो है कि डायमेंटीज हर प्रकार के सब्सटेंस में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का जो आउटर मोस्ट सेल है वही फुलफिल होगा या पार्शियल फिल होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वही पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो इनर मोस्ट सेल्स हैं उसमें तो सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो खुरापात करेंगे, जो अभी हम लोग देख रहे थे, स्टार्टिंग डिस्कस कर चुके थे। इसका मतलब वो थोड़ा थोड़ा ही सही फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एंटाइज होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत सारे यदि पेयर्ड मिल गए तो फिर वो टेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है और कहते हैं चल आज क्लास में नहीं रहते हैं, पूरी क्लासें खाली हो जाती, टीचर अकेले पढ़ाने जाता है। ठीक है, तो ये समस्या आ जाती है। ठीक, तो यहां आपसे ये बोला जा रहा है कि डायमेंटिक सब्सटेंसेस आर द वंस, ये सब बात हो गई। हाँ, अब आपसे कह रहा है डायमेंटिक इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंसेस। ठीक है, हाउएवर द इफेक्ट इज सो वीक, क्योंकि आप देख रहे हैं वीकली में एंटाइज हुआ था, तो हाउएवर द इफेक्ट इज सो वीक इन मोस्ट केसेस दैट इट गेट्स शिफ्टेड बाय अदर इफेक्ट्स लाइक पैरामेंटिज्म, फेरोमेंटिज्म एसेट्रा। मतलब डायमेंटिक का इफेक्ट इतना कम होता है तो कभी कभी पैरा और फेरो क्या होता है, वो हावी हो जाते हैं, क्योंकि पैरा पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों हो सकता है, लेकिन जब पेयर्ड थे तो पेयर्ड में क्या था, एक का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन था, एक का क्लॉकवाइज था, तो एक यदि स्टेबल हो गया तो दूसरे को अनस्टेबल होना ही पड़ेगा वहां पे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही है तो कोई कंट्राडिक्शन है नहीं, वो अलाइन ही हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में। अब फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, सब अलाइन हो जाएंगे तो वहां नेट जुड़ने लगेगा, तो वहां डेल्टा एम नहीं जुड़ेगा, वहां यम 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 जुड़ने लगेगा। जब डेल्टा एम जुड़ रहा था तो धीरे धीरे फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन जब यम यम जुड़ने लगेगा तो फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन बहुत स्पीड से बढ़ने लगेगा। तो पैरा और फेरो का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है तो डाया को क्या करता है, वो दबा देता है, मतलब बुरे गुणों को अच्छे गुण या बहुत अच्छे गुण क्या करते हैं, जब दबा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट एक्सोटिक डायमेंटिक मटेरियल, तो एक्सोथर्मिक से ही एक्सोटिक बना है आपका। तो एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं, जो हीट दे या हीट ले, जो हीट देगा, जो हीट क्या करेगा, देगा, उसका टेम्परेचर डाउन होगा, और जो हीट लेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक्सोटिक डायमेंटिक मटेरियल है, इसका मतलब हीट दे रहा है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होने पे रेजिस्टेंस कम होता है, आप जानते हैं, और टेम्परेचर इतना कम हो जाए, रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो उसे सुपर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो एक्सोटिक मटेरियल्स आपके सुपर कंडक्टर्स हो सकते हैं, यहां लिखा गया होगा द मोस्ट एक्सोटिक डायमेंटिक मटेरियल आर सुपर कंडक्टर्स। दीज आर मेटल्स कूल टू वेरी लो टेम्परेचर्स, क्योंकि जब आप एक्सोटिक हैं तो हीट आप निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। विच एग्जिबिट्स बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमेंटिज्म, उसका परफेक्ट डायमेंटिज्म हो जाएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी की वैल्यू है वो जो है आपका परफेक्ट हो जाएगा, मतलब कि परफेक्ट मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे, तो मतलब -1 वैल्यू आ जाएगी, तो साई इज इक्वल टू -1 लिखा है। या उस समय म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों म्यू आर 0 हो गया साई -1 होने पे, तो आप जानते हैं कि म्यू आर इज इक्वल टू होता था 1 प्लस साई, और अभी अभी आप देख रहे हैं साई की वैल्यू परफेक्ट डायमेंटिज्म के लिए -1 हो गई, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए म्यू आर को क्या लिखा गया, 0 गया लिखा गया है। इस सुपर कंडक्टर्स रिपेल ए मैग्नेट एंड फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो द फेनोमेना ऑफ परफेक्ट डायमेंटिज्म इन सुपर कंडक्टर्स इज कॉल्ड द माइसनर इफेक्ट, क्योंकि उसमें परफेक्ट डायमेंटिज्म भी है और वो सुपर कंडक्टर भी है, दोनों प्रॉपर्टी साथ आ रही है, इसी को हम लोग माइसनर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसनर इफेक्ट बोलते हैं। और आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर, ठीक है, super conducting magnets can be gainfully exploited in variety of situations, for examples for running magnetically levitated super fast trains। जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं आपकी, सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं, वो ट्रैक से थोड़ा उठ के चलती हैं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि डायमेंट परफेक्टली डायमेंटिज्म वहां जनरेट किया जाता है, इसका मतलब रिपल्सन शो करेंगी वो फील्ड से, अब वो थोड़ा इलिवेट होके चलती हैं, ठीक है, इसीलिए जर्क नहीं लगता है, क्योंकि रेल के कांटेक्ट में होगी तब तो जर्क लगेगा, इलिवेट होंगी एयर में होगी तो क्या लगेगा उसमें जर्क वगैरह, ठीक है। तो आपका जो है ये पैरामेंटिक प्रॉपर्टी को हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर लिए, ठीक। अब आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लीज प्यारे अगेन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। थैंक्स।